नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे पास है क्वांटम थ्योरी फ्रॉम एन इफेक्ट। हम प्रीवियस क्लास में हमने क्लासिकल थ्योरी फ्रॉम एन इफेक्ट पढ़ा था, तो आज हमने क्वांटम थ्योरी पढ़ना है। तो एक बार मैं डायग्राम की मदद से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम इसको रिटर्न फॉर्म में देखेंगे, समझेंगे, फिर हम इंटेंसिटी ऑफ रमन लाइन्स को समझेंगे कि इंटेंसिटी रमन लाइन्स की क्या होती है। ठीक है ना, कौन सी वीक होती है और कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये चीज़ आज हमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। अब देखो, रमन इफेक्ट के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। मान लो ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इस पर मैंने म्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या किया, इंसिडेंट किया, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को स्कैटर कर देगा। यदि इसने सेम फ्रीक्वेंसी, जो ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, यदि सेम फ्रीक्वेंसी को स्कैटर किया तो ये मेरे पास क्या होती है, रेले लाइन आती है। ठीक है ना। और यदि लेस देन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से स्कैटर कर सकता है, या मोर देन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से लाइट को ये मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, स्कैटर कर सकता है। ये तीन केस ही बनेंगे। इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, रमन लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रमन लाइंस बोलते हैं, या रमन इफेक्ट होता है ये। तो लेस देन जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको तो कहा जाता है स्टोक लाइन, और जो मोर देन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से हमें मिलती है इसको क्या बोलते हैं, हम एंटी स्टोक लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये होता है रमन इफेक्ट, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। आज अब हम इसका रीज़न क्या होता है डिटेल में क्वांटम मैकेनिकली देखेंगे। कल हमने कैसे देखा था, क्लासिकल थ्योरी की मदद से देखा था, समझ में आया। तो आज हम क्वांटम मैकेनिकली देखेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकली हम समझते क्या है, देखो, जब लाइट ना इंसिडेंट करता है ना, कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, या गैस का कोई भी पार्टिकल हो, तो जो फोटोन इंसिडेंट करता है, हम इमेजिन करेंगे कि वो अंडर कोलिजन है मॉलिक्यूल के साथ। क्या है वो, अंडर कोलिजन है। ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट फोटोन क्या है, इट्स अंडर कोलिजन विद द मॉलिक्यूल। अब पहले हम इसको डायग्राम से मैं इसको अच्छे से आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखना। मॉलिक्यूल मेरे पास किस स्टेट में है, अभी यहाँ पे ये मेरे पास लोअर स्टेट में है। तो मॉलिक्यूल जो है लोअर स्टेट में है, और ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या हो, किसकी होगी, इंसिडेंट फोटोन की होगी। तो इंटरेक्ट करता है, वर्चुअल स्टेट में चला गया। अब बाद में मॉलिक्यूल देखो किसी स्टेट में आ गया, उसी स्टेट में आ गया, यहाँ एब्जॉर्प्शन हो गया, ये इमिशन हो गया। देखो, ये रियलिटी में एब्जॉर्प्शन इमिशन नहीं हुआ है, ध्यान से समझना। दो एनर्जी स्टेट के बीच का है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, मॉलिक्यूल में एब्जॉर्प्शन और इमिशन दो अलाउड एनर्जी स्टेट्स के बीच में होता है, ये वर्चुअल स्टेट है। तो इनिशियली पार्टिकल लोअर स्टेट में है, वो इंटरेक्ट करता है, कोलिजन करता है, वर्चुअल स्टेट में जाता है। बाद में वो किस में आ गया, उसी स्टेट में आ गया। तो जो स्कैटर्ड फोटोन है उसने भी वही एनर्जी रिलीज कर दी, जिससे वो बिफोर हमारे पास ये क्या है, बिफोर कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन। तो जो पहले फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेले स्कैटरिंग का केस हो गया। समझ में आया। अभी हम पढ़ते हैं एंटी स्टोक लाइन। अब ध्यान से देखो, अभी मॉलिक्यूल मेरे पास किस में है, अभी यहाँ पर मॉलिक्यूल किस में है, एक्साइटेड स्टेट में है, ध्यान से समझना। तो एक्साइटेड स्टेट में ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ये इंटरेक्शन कर रहा है, तो ये मेरे पास इंसिडेंट फोटोन हो गया। ठीक है। अब मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है, फाइनली हम देख रहे हो ये क्या है, ये तो लोअर स्टेट है। पहले तो एक्साइटेड स्टेट में था, अब क्या है, लोअर स्टेट में। अब एक बात बताओ, मॉलिक्यूल लोअर स्टेट में आ रहा है, पहले हायर स्टेट में था, अब लोअर स्टेट में आ रहा है। तो लोअर स्टेट में तभी आया होगा ना जब उसने कुछ एनर्जी रिलीज की होगी। अच्छा, बिल्कुल की है एनर्जी रिलीज, उसने एनर्जी रिलीज कर दी, और वो एनर्जी किसको दे दी, उसने दे दी फोटोन को, और फोटोन ने एनर्जी ले ली h म्यू। देखो, पहले फोटोन के पास ये तो एनर्जी थी, अब मॉलिक्यूल किस में आ गया, कौन सी स्टेट में आ गया, लोअर स्टेट में आ गया। तो देखो, ये एनर्जी, ये डेल ई है, जो ये किसके इक्वल है, ये h म्यू के इक्वल है। ये एनर्जी उसने फोटोन को दे दी, तो फोटोन ने एनर्जी स्कैटर्ड हो गई, ये स्कैटर्ड एनर्जी हो गई फोटोन की। समझ में, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, म्यू आई प्लस के म्यू। तो एंटी स्टोक लाइन का एक केस हो गया। तो एंटी स्टोक में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ये स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी है। समझ में आया। तो एक बात यहाँ ध्यान रखना, एंटी स्टोक लाइन तभी होती है जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में होता है। ध्यान रखना, एंटी स्टोक तभी निकलेगी जब मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में हो। बात करते हैं हम स्टोक लाइन की। अभी मॉलिक्यूल मेरे पास कहाँ पे है, लोअर स्टेट में है। ठीक है। तो h म्यू फ्रीक्वेंसी से इंटरेक्ट किया उसने, वो वर्चुअल स्टेट में चला गया। अब बाद में मॉलिक्यूल कहाँ है, हायर स्टेट में है। तो हायर स्टेट में मॉलिक्यूल जा रहा है। तो हायर स्टेट में मॉलिक्यूल कब जाएगा, जब मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी लेगा और
हायर स्टेट में पहुंच जाएगा। तो मॉलिक्यूल में से मॉलिक्यूल को एनर्जी हमें देनी पड़ेगी तभी तो जाएगा। तो मॉलिक्यूल को एनर्जी कौन देगा? मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी पहले इतनी थी, तो इसमें से हम hν एनर्जी घटा देंगे। ये एनर्जी किसको चली गई? मॉलिक्यूल को, तभी तो वो एक्साइटेड स्टेट में गया। अब आप देख सकते हो अभी तो लोअर स्टेट में है और बाद में कहाँ है मॉलिक्यूल? एक्साइटेड स्टेट में है। तो तभी तो गया एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि फोटोन से उसने एनर्जी ले ली। अब तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी हो गई हमारे पास, ये हो गई ना स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी ये, और स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये, ठीक है ना। h से डिवाइड जब कर देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई अब कम, समझ में आया। तो ये होता है स्टोक लाइन का केस। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और ये जो है hν ये क्या है? ये दो एनर्जी के बीच का गैप है, अलाउड एनर्जीज का गैप है ये तो, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो एंटी स्टोक लाइन तब होगी जब मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में होगा, स्टोक लाइन तब होगी जब मॉलिक्यूल लोअर स्टेट में होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये मेरे पास वेवलेंथ हो गई रेले लाइन की, ये वेवलेंथ हो गई स्टोक लाइन की, ये वेवलेंथ हो गई एंटी स्टोक लाइन की, और ये रमन शिफ्ट है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिस्कस ऑलरेडी किया था, ठीक है ना। समझ में आया। अब देखो, अब बात, अब इसको बस अब ये लिखा गया है, थ्योरेटिकली लिखा गया है और कुछ नहीं। देखो जो यदि कोलिजन परफेक्टली होगा तो इसका मतलब है कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई है, ना तो फोटोन से मॉलिक्यूल को कोई एनर्जी नहीं गई, तो जिससे फोटोन आया था उसी एनर्जी से चला जाएगा। तो फोटोन इज स्कैटर्ड विदाउट एनी चेंज ऑफ एनर्जी, तो जिस एनर्जी से आया था उसी एनर्जी से चला गया। तो यही तो रेले लाइन का एक्सप्लेनेशन हो गया। तो दिस एक्सप्लेन्स रेले लाइन इन द रमन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गई बात, ठीक है। दूसरे केस में क्या है? एनर्जी एक्सचेंज होती है इस फोटोन के बीच में और मॉलिक्यूल के बीच में ड्यूरिंग कोलिजन। तो मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर सकता है और मॉलिक्यूल एनर्जी क्या कर सकता है? लॉस कर सकता है क्वांटम लॉज के अकॉर्डिंग। और यही तो है, अब देखो दो क्वांटम लॉज के अकॉर्डिंग ये अलाउड एनर्जी स्टेट के बीच का ही तो एनर्जी गेन और लॉस हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये डेल ई यही रिप्रेजेंट, ये जो डेल ई है ना, ये क्या है? चेंज है, वाइब्रेशनल स्टेट हो सकती है मॉलिक्यूल की, या ये रोटेशनल स्टेट हो सकती है मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। समझ में आया। अब देखो ध्यान से, तो मॉलिक्यूल कितना एनर्जी गेन करेगा? डेल ई, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूल देखो क्या है, अब फोटोन, अब ये फोटोन, ये मॉलिक्यूल हो गया एम फॉर मॉलिक्यूल, और यहाँ से फोटोन आया जिसके पास एनर्जी hν है। जब ये इससे कोलाइड करा, कोलिजन हुआ, तो मॉलिक्यूल ने क्या किया? ध्यान से देखो, अब मॉलिक्यूल ने क्या किया? अपनी एनर्जी क्या कर दी? वो फोटोन ने अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल को दे दी। तो फोटोन ने अपनी एनर्जी दी है ना मॉलिक्यूल को, तो फोटोन ने अपनी एनर्जी दे दी, तो फोटोन की एनर्जी कम हो गई। तो कितनी कम हो गई? hν एनर्जी कम हो गई। ये hν एनर्जी किसको दी? मॉलिक्यूल को दी। तो वही कह रहा है कि यदि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो फोटोन स्कैटर्ड होगा इस एनर्जी से, द स्कैटर्ड रेडिएशन विल बी फ्री। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी μi माइनस μ, ठीक है ना, विच इज़ लेस देन डेट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। और ये हमारे पास स्टोक लाइन का केस होता है। फोटोन ने अपनी एनर्जी किसको दे दी? मॉलिक्यूल को, ठीक है ना। तो फोटोन ने जब मॉलिक्यूल को दी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो वो कम फ्रीक्वेंसी से स्कैटर्ड हुआ। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मॉलिक्यूल को जब एनर्जी दी थी ना, तभी तो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में गया था। यहाँ देखो ये मॉलिक्यूल तभी तो एक्साइटेड स्टेट में गया था स्टोक लाइन के केस में। अब उल्टा भी हो सकता है, मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में हो, मॉलिक्यूल में भी इनिशियली इन एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ से एनर्जी आई hν, ठीक है ना। ये एक ऑलरेडी एक स्टार लगा देता हूँ, तो ये ऑलरेडी किस में है? एक्साइटेड स्टेट में है। तो इसने फोटोन को एनर्जी दे दी, तो फोटोन ने एनर्जी ले ली hν आई, और फोटोन को ये एनर्जी दे के किस में चला गया? ग्राउंड स्टेट में चला गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑलरेडी किस में है? एक्साइटेड स्टेट में। अब फोटोन का एनर्जी दे के hν ऑलरेडी कहाँ गया? देखो ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है। ये मेरे पास एंटी स्टोक लाइन का केस हो गया। समझ में आया। बहुत ज़्यादा सिंपल है क्वांटम एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रमन लाइन्स। मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था। देखो ये मेरे पास क्या है? रेले लाइन है, स्टोक लाइन है, एंटी स्टोक लाइन है। ये वेव नंबर की टर्म्स में मैंने लिखी हुई है, ठीक है।
देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एंटी स्टोक लाइन की, ठीक है, समझ में आया। तो वेव नंबर क्या होगा, वेव नंबर भी ज़्यादा होगा। स्टोक लाइन का क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो वेव नंबर भी इसका क्या होता है, कम होता है हमारे पास। अब ध्यान से देखो, ये जो ब्रॉडनेस आप देख रहे हो ना, ये ब्रॉडनेस ये इंटेंसिटी को डिपिक्ट कर रहा है। ये जो स्पेक्ट्रम मैंने बनाया है ना, ये रमन स्पेक्ट्रम है। तो लोकेशन एंड रिलेटिव इंटेंसिटी इंडिकेटेड बाय पीक एंड विड्थ ऑफ द स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन रिलेटिव टू रेले स्कैटरिंग। तो हम जब स्पेक्ट्रोमीटर से जो हमें ग्राफ मिलता है, हम उससे देखते हैं कि जितनी ज़्यादा ये विड्थ है वो इंटेंसिटी दिखा रहा है, तो ये जो इंटेंसिटी रेले लाइन की ज़्यादा है। फिर सबसे ज़्यादा किसकी, स्टोक लाइन की, और सबसे कम किसकी है, एंटी स्टोक लाइन की, एंटी स्टोक लाइन की। समझ में आया, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा है क्यों, ये रियलिटी अब आपको यहाँ ध्यान से देखो। देखो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर देयर आर मॉलिक्यूल्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट। भाई ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स होंगे कहाँ, लोअर स्टेट में ही तो होंगे। अब आपको ध्यान हो, मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, हमारे पास स्टोक लाइन कब आती है, हमारे पास स्टोक लाइन तब आती है, स्टोक लाइन तब आती है जब मॉलिक्यूल किस में होता है, लोअर स्टेट में होता है, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल लोअर स्टेट में होता है, तो एनर्जी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या मिलेंगी, स्टोक लाइंस मिलेंगी बहुत सारी, तो वो इंटेंस होंगी। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते नहीं हैं, तो जब मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में नहीं है तो एंटी स्टोक लाइन मिलेंगी नहीं, क्योंकि एंटी स्टोक लाइन तभी मिलती हैं जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में हो। ध्यान हो, मैंने ऊपर बताया था, समझ में आया। तो स्टोक लाइन्स आर मोर इंटेंस देन द एंटी स्टोक लाइन्स बिकॉज एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स आर इन द ग्राउंड स्टेट या लोअर स्टेट, ठीक है ना। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तभी तो वो एंटी स्टोक लाइन्स रिलीज करेंगे, क्योंकि एंटी स्टोक लाइन तभी रिलीज होती है जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो इंटेंसिटी जो होगी ना स्टोक लाइन की वो इंक्रीज होगी, ठीक है ना, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और उसी तरीके से एंटी स्टोक लाइन्स ब्राइटर होने लगेगी। समझ में आया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्कैटरिंग। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।